हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का ये जो आचार्य प्लेटफॉर्म है, ये बेटा आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है। और यहाँ पर आपको जो टीम क्लास ले रही है वो भारत की सबसे बड़ी, अनुभवी और सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाली टीम अब आपके बीच है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो अभी प्रॉपर क्लासेस चल रहे हैं वो बेटा यूपी टेट, आपके लिए यूपी टेट का बैच चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि ये यूपी टेट और सुपर टेट यानी कि डेडिकेशन जो दिखाया जा रहा है वो क्लासेस में बेटा यूपी टेट और सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, ज्यादातर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं और ज्यादा स्कोर रखते हैं अपने आप को कवर करने के लिए, उन सब्जेक्ट्स की क्लास चल रही है। और मैं अब अगर आपसे बात करूं बेटा डी ट्रिपल एस बी, क्योंकि आपका जो है बेटा पेपर हो चुका है केवीएस का, तो डी ट्रिपल एस बी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने आने वाला है बहुत जल्दी। तो डी ट्रिपल एस बी की क्लासेस कुछ आपके लिए प्लान की जा रही हैं यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस जिसका प्रॉपर शेड्यूल आपके पास मंडे को आ जाएगा। यानी कि बेटा डी ट्रिपल एस बी का जो भी टाइम टेबल होगा, ठीक है ना, पूरा टाइम टेबल और आपके लिए किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होगी, और आपको ये पूरा गाइडेंस किया जाएगा कि डी ट्रिपल एस बी एग्जाम कोई भी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आप ही लोगों में से सिलेक्शन लेने वाले लोग होंगे जो इस एग्जाम में लेंगे। यानी कि 2023 में बेटा वैकेंसी जो आपके सामने केबीएस की आई, डी ट्रिपल एस बी की आई, सुपर टेट की, यानी कि सुपर टेट देने वाले बच्चे भी सभी के सभी डी ट्रिपल एस बी दें, उनके लिए ये सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चल रही है। और ये प्लानिंग आपके साथ शेयर की जाएगी मंडे को। यानी कि बेटा मंडे को ध्यान रखना, एक स्पेशल इवेंट के थ्रू आपको पूरा यूट्यूब पे डी ट्रिपल एस बी को हम लोग कैसे कवर करेंगे, उसके लिए आपको हम अभी से कैसे तैयार करें, ये पूरी चर्चा होगी। पूरी टीम में सभी लोग आकर के आपको अपने अपने विषय के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे ज्यादा जो, अगर मैं बात करूं आपसे पेडागोजी का बेटा डी ट्रिपल एस बी यानी कि पीआरटी की, जब आप बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी में बेटा पीआरटी की, तो पीआरटी में जो जर्नल पेपर है वो तो 5 सब्जेक्ट्स का है। लेकिन अगर बेटा बात करेंगे सब्जेक्ट आपका जो पेडागोजी सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर में बेटा 100 मार्क्स का पेडागोजी होगा, ठीक है ना। तो ये मैं हालांकि आपसे उसी समय बात करूंगा, क्योंकि आज की जो क्लास है बेटा वो आपकी हिस्ट्री की क्लास है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो भी लोग डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम देना चाहते हैं उनको परेशान नहीं होना है। उनके लिए मंडे को पूरा का पूरा फॉर्मेट लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कैसे आपको हम लोग आगे चल के डी ट्रिपल एस बी में सिलेक्शन दिलाएंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता होगी आपके प्रति, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं आपको क्या कहता हूं कि तू अपने घर वालों की आस है बेटा, उनकी उम्मीदों की सांस है, इनको यूं ही नहीं जाया करना है। तुझे अपनी सफलता के लिए तुझे अपनी सफलता के लिए बेटा लड़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और सफलता लेने के लिए जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज के शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बेटा हमारा जो आज का टॉपिक है वो आप लोगों ने देख लिया होगा, गुलाम वंश, ठीक है ना। सभी लोग जानते हैं बेटा स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना, जिसका टाइम पीरियड रहेगा बेटा 1206 से लेकर के आपका 1290 तक, ठीक है ना।
यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आज का टॉपिक होगा हमारा गुलाम वंश, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अब जो है गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं आपको बताऊं दिल्ली सल्तनत बेटा कितना है, 1206 से लेकर के 1526 तक, 1526 तक, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक यही सवाल उठेगा कि बताइए स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है या संस्थापक कौन है। तो सभी लोग जानते हैं बेटा, संस्थापक को क्या बोलते हैं हम, फाउंडर। संस्थापक कौन है बताइए। तो सभी लोग जानते हैं बेटा संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने आपको लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था और इसका दामाद भी था, ठीक है ना। तो मोहम्मद गोरी अपना साम्राज्य सौंप करके गया था किसको, मोहम्मद गोरी को, वो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कि भारत का साम्राज्य मिला था लाहौर का कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुबाचा को मिला था काबुल और कांधार, और बेटा यलदौज को मिला था अफगानिस्तान का गजनी, ठीक है ना। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करना नहीं चाहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लोगों ने बहुत ज्यादा फोर्सफुली कहा कि आपको जिम्मेदारी मिली है मोहम्मद गोरी के द्वारा और आप हमारा संचालन कीजिए। यानी कि लाहौर की जनता के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बेटा कभी भी अपने सिंहासन पर बैठा नहीं बैठा, हालांकि इसकी बात अभी और आगे करेंगे। गुलाम वंश को अगर आपसे पेपर में पूछा जाए और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना बेटा इसको हम जानते हैं, गुलाम वंश को क्या कह सकते हैं हम इलवारी वंश कह सकते हैं, इलवारी वंश, ठीक है ना। दूसरा कह सकते हैं मामलूक वंश, ठीक है ना बेटा। इसी को क्या कहा जाता है, इलवारी वंश और मामलूक वंश भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो गुलाम है वो गुलाम और स्वतंत्र माता पिता से जन्मा हुआ गुलाम, यानी कि इनके माता पिता गुलाम नहीं रहे हैं। ध्यान रखना बेटा इनके माता पिता जो है वो गुलाम नहीं थे, ठीक है ना। चलिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर की जनता के कहने पर सिंहासन प्राप्त किया है। लाहौर की जनता ने कहा कि आप सिंहासन पर बैठिए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक लगा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक, ऐबक का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो फटाफट से बेटा कमेंट कर दीजिएगा। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, श्याम श्याम, सभी का बेटा बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार सेशन में। चलिए, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। सभी साथी एक बार बेटा शेयर करिएगा झूम के सेशन को, और जुड़ जाइए और जोड़ लीजिए अपने उन सभी साथियों को जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, क्योंकि ये क्लास सभी के लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि जहां पर भी आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा वहां पर ये सब्जेक्ट आपके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं आपसे अगर बात करूं ऐबक का मतलब क्या होता है, ऐबक का मतलब होता है बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐबक। ऐबक का मतलब है गॉड ऑफ मून, यानी कि बेटा चंद्रमा का देवता। इसको क्या कहा जाता है, इसको बेटा कहा जाता था चंद्रमा का देवता, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता था, चंद्रमा का देवता कहा जाता है ना। इसका ऐसा मानना है
कि गॉड ऑफ मून जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है, चंद्रमा का ये क्या है बेटा, देवता है। बात क्लियर है? तो लिखेंगे सिटीजन्स ऑफ काबुल गेव हिम द टाइटल ऑफ लाख बख्श। कुतुबुद्दीन को बेटा लाहौर की जनता ने, लाहौर की जनता ने एक इससे उपाधि दी। उपाधि दी थी किसकी? लाख बख्श की। अब ये इसको लाख बख्श क्यों कहा गया, ध्यान रखना। इसने अपनी जनता में लाहौर के लोगों को या लाहौर की जनता को लाखों रुपयों का दान किया। क्या किया बेटा? लाखों रुपयों का दान किया। ठीक है ना? ये अपनी जनता में लाखों रुपए दान किया करता था, यानी कि इसने अपनी जनता में लाखों रुपए बांट दिए। इसलिए लाहौर की जनता ने खुश होकर के इसको कहा कि भाई ये तो लाख बख्श है, लाखों रुपयों का दान देता है। ठीक है ना? तो भारतीय इतिहास में अगर आपसे क्वेश्चन बने कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिली या लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध ही फेमस कौन था, तो ध्यान रखना बेटा कौन फेमस था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही एक बेटा लाहौर की जनता ने एक सेकंड दूसरी उपाधि दी थी, एक और उपाधि इसे दी पील बख्श। अब इसको बेटा पील बख्श क्यों कहा गया बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इसको बेटा पील बख्श क्यों कहा गया। तो ध्यान रखना बेटा पील बख्श इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अपनी जनता को हाथी उपहार में दिए थे। क्या दिया था बेटा? हाथी उपहार में दिए थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी जनता में यानी कि इतने अच्छे काम करेगा तो जनता उपाधियां तो दे ही देगी, है ना? आप यानी कि कोई भी अच्छा काम करो तो आपको जनता आपके अलग नाम से पुकारने लगेगी। इसका मतलब क्या है कि आप अपनी जनता के लिए बेस्ट रिफॉर्म्स कर रहे हैं, आप अपनी जनता के लिए बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनता आपको खुश होकर के क्या दे रही है? उपाधि। यानी कि भारतीय इतिहास में बेटा पील बख्श के नाम से फेमस कौन है? तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछा जाए लाख बख्श के नाम से फेमस कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना? अब इसने एक खुद से भी उपाधि धारण करी है। he took the title of he took the title of सिपहा सालार। ठीक है ना बेटा? भारतीय इतिहास में बेटा सिपहा सालार के नाम से कौन जाना जाता है? तो ध्यान रखना बेटा सिपहा सालार, वैसे अगर मैं आपसे बात करूं कहा किसे जाता है, तो सिपहा सालार जो कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा? सेनापति को कहा जाता है। सेनापति जो होता है यानी कि कमांडर इन चीफ। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपनी गद्दी का प्रयोग नहीं किया, ये हमेशा सेनापति की गद्दी पर बैठ करके ही सिंहासन किया करता था। इसलिए भारतीय इतिहास में इसको क्या कहा गया है? इसको भारतीय इतिहास में बेटा सिपहा सालार कहा गया, क्योंकि इसने हमेशा जो शासन किया है वो सेनापति की गद्दी पर ही बैठ करके किया है। बात क्लियर है आपको? आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में सिपहा सालार से कौन फेमस हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछा जाए पील बख्श के नाम से कौन फेमस हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछा जाए कि लाख बख्श के नाम से कौन फेमस हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इतनी बात तो आपको बेटा क्लियर होगी। तो लिखेंगे आगे ही अपॉइंटेड हिज स्लेव, he appointed
हिज स्लेव इल्तुतमिश द गवर्नर ऑफ बदायूं। इसने अपने राज्यपाल या गुलाम अपने गुलाम और अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। अगला पॉइंट बेटा यहां से बहुत ही अल्टीमेट पॉइंट है, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, इसने अपने, यानी कि अपने का मतलब है बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पे अपने गुलाम इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया। ठीक है ना बेटा। आप लोग जानते हैं कि जो बदायूं है, ये बदायूं जो है बेटा वो उत्तर प्रदेश का क्या है, यूपी का ही एक जिला है वर्तमान में। और बदायूं से मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति में आपके जो सांसद हैं वो हैं संघमित्रा मौर्य जी। ठीक है ना। तो यानी कि वर्तमान की लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट है बदायूं उत्तर प्रदेश की। तो यही बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था किसको, तो ध्यान रखना बेटा इल्तुतमिश को। क्योंकि इल्तुतमिश को हमें यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं कि इल्तुतमिश भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके बारे में हमें अभी आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। बात क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट यहां से क्या हो सकता है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, चौगान खेल रहा था। क्या खेल रहा था, चौगान या पोलो। ये क्या होता है, ये एक गेम हुआ करता था बेटा, ये एक तरीके का गेम था, खेल। चौगान या पोलो खेलते समय ये अपने घोड़े से गिरा। चौगान या पोलो खेलते समय अपने घोड़े से गिरकर क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। बात क्लियर है। यानी कि ऐसा इतिहासकारों ने जब इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जीवन रहा है बेटा, वो एक गुलाम के रूप में, एक सेनापति के रूप में तो अच्छा रहा, लेकिन शासक के रूप में सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये बेटा कहाँ पे मरा है, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई है, तो इसकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है कहाँ पे, इसका टॉम्ब जो है, मकबरा जो है, क्योंकि इसका मृत्यु वो लाहौर में हुई थी, लाहौर। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे मरा है, ये मरा ही है कहाँ पे बेटा, सभी लोग जानते हैं कि ये लाहौर में मरा। लेकिन एक पॉइंट मुझे जहां तक लगता है इससे छूटा है, वो आपको मैं वहीं पर वापस ले चलूंगा और थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठा, तो इससे पहले भारतीय इतिहास की
या दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की? क्योंकि गुलाम वंश तो अब स्थापना हुआ है, लेकिन इससे पहले राजधानी जो थी बेटा वो कहाँ थी? कैपिटल सभी लोग जानते हैं दिल्ली। लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपनी राजधानी बना दी कहाँ? लाहौर। यानी कि दिल्ली जो राजधानी भारतीय इतिहास में सबसे पहले बनी है वो किसने बनाई है? मोहम्मद गोरी ने। लेकिन मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को राजधानी तो बनाया, लेकिन दिल्ली से स्थानांतरित कर दी थी लाहौर किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात क्लियर है? तो बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप समझ चुके होंगे जो डिटेल है, यानी कि आप अगर कोई भी एग्जाम देते हैं, आप ग्रुप डी से लेकर के टीचिंग एग्जाम्स में या फिर आप पीसीएस तक का एग्जाम दोगे, अगर उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन बनते हैं तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है। दैट्स क्लियर? बताइए बेटा, क्लियर है इतना? आप सभी लोग कमेंट करेंगे तब आगे चलेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। अल्टीमेट आपने रिस्पॉन्स किया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए, चलो बहुत बढ़िया। बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर बैठ जाएगा कौन? सभी लोग जानते हैं आराम शाह, 1210 में। सिंहासन पर बैठ जाएगा आराम शाह। लेकिन अब जैसे ही आराम शाह सिंहासन पर बैठेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, लेकिन ये बात बिल्कुल रास नहीं आई किसको? बदायूं के राज्यपाल इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने कहा कि भाई ये तो गुलाम वंश है, और गुलाम वंश में ये परंपरा भी है कि जिस तरीके से मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी तरीके से दामाद और गुलाम मैं हूं। इसलिए ये गुलाम वंश है और गुलाम वंश की ये परंपरा है कि यहां पर गुलाम ही सिंहासन करेगा, यानी कि यहां पर कोई भी किसी का पुत्र या कोई भी पैतृक व्यक्ति आकर के गद्दी को नहीं संभालेगा। तो ध्यान रखना बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठेगा, कुछ ही समय तक सिंहासन पर बैठ पाएगा। इसके जस्ट बाद जैसे ये बात पता चली इल्तुतमिश को, तो इल्तुतमिश बदायूं से अपनी सेना को लेकर के चला और आराम शाह लाहौर से। तो बेटा 1210 में लड़ा गया बैटल ऑफ जूड़। जूड़ का युद्ध हुआ जिसमें आराम शाह को पराजित किया और इसकी हत्या की किसने? इल्तुतमिश ने। तो ध्यान रखना बेटा, अब हमें पढ़ना है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का बेटा ड्यूरेशन रहेगा 1210 से लेकर के 1236 तक, ठीक है ना? अब आपको पढ़ना है इल्तुतमिश, ठीक है ना? यहाँ पे जो है बेटा वो तो बैटल ऑफ जूड़ होगा जिसमें आराम शाह की हत्या हो जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ तक बताइए बेटा, बात क्लियर है हाँ या ना? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर यहाँ तक एक
प्यारे बच्चों, आवाज आ रही होगी, आशा उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि अब बेटा आवाज आ रही होगी, है ना। आप जानते हैं कि ये बेटा क्या है, ये हमारे और आपके बीच में ये जो टेक्नोलॉजी है, यही हमारे और आपके बीच में क्या है, चेन है हमारे आपके बीच की। हमारे आपके बीच में जुड़ाव क्या है, क्योंकि हमारे और आपके बीच जो दिल का कनेक्शन है उसके बीच में ये डिजिटल बोर्ड है, ये सामने कैमरा है, ठीक है ना। वैसे तो ये कैमरा एकदम कलुआ जैसा लगता है, काला कैमरा है, देखने का मन भी नहीं करता है, लेकिन जो आपके कमेंट्स आते हैं ना, इनसे हमें पता चलता है कि हमारे भाई बहन कितने एनर्जेटिक तरीके से, कितना ज्यादा प्यार और सहयोग करते हैं। यानी कि आपका जो ये प्यार है, यही तो हमें जज्बा और जुनून देता है आपको पढ़ाने का, है ना। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, अब बताओ, ये माइक सेल खत्म हो जाता है तो आवाज चली जाती है ना। मैं यहाँ पे चिल्लाता रह जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से फिर समझा दूंगा, है ना। मैं थोड़ी नहीं अभी चला गया, सेल खत्म होंगे, अभी हम खत्म नहीं हुए हैं, है ना बेटा। चलो, तो मैं आपको बता रहा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बेटा किसके किसके बीच लड़ा जाएगा। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सभी लोग जानते हैं कि ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो होगा, ठीक है ना, ये पृथ्वीराज चौहान और, अरे सॉरी, सेकंड बैटल और फर्स्ट बैटल लड़ा जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो फर्स्ट में पराजय किसकी होगी बेटा, फर्स्ट में पराजय हो जाएगी किसकी, सभी लोग जानते हैं, मोहम्मद गोरी की। सेकंड में पृथ्वीराज चौहान की, थर्ड में यलदौज की। बात समझ में आ गई। तो ये जो बेटा तरावड़ी, थर्ड बैटल ऑफ पानी, सॉरी, तराइन है, तो तराइन जगह कहां पे है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है तरावड़ी, ठीक है ना। तो तरावड़ी नामक जगह पर ये तीनों युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि इसके शासनकाल में बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इसके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होगी 1221 में, है ना बेटा। इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई 1221 में, है ना बेटा। इसके शासनकाल में बेटा हुआ इन्वेजन ऑफ चंगेज खान, है ना। इन्वेजन ऑफ चंगेज खान, ठीक है ना। चंगेज खान का बेटा एक्चुअल नेम क्या था, इसका बेटा वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था इसका तैमूजिन, ठीक है ना। ये जो तैमूजिन है बेटा, ये खुद भी इस बात को जानता था सभी लोग जानते हैं बेटा कि ये तैमूजिन जो है ना, ये खुद भी इस बात को जानता था कि ये इतना बदनाम और इतना क्रूर शासक था कि जब ये मरेगा तो इसकी जनता इसकी डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ेगी। इसने अपने सेनापति को आदेश दिया था कि जब मेरी मृत्यु हो, उस समय जो लोग हमें दफनाने जाएं उनको रास्ते में ही मरवा देना, जिससे कि हमारे कब्र का पता ही ना चले, ठीक है ना। तो सेनापति ने ऐसा ही किया। इसलिए ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में आपसे अगर क्वेश्चन बने कि बताइए वो कौन सा व्यक्ति है जिसके कब्र का आज तक पता नहीं चला है, तो ध्यान रखना बेटा वो व्यक्ति कौन है, वो तैमूजिन ही है। यानी कि वो चंगेज खां ही है कि जिसके कब्र का आज तक पता नहीं चला पाए, कौन, इतिहासकार, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब ये ध्यान रखना बेटा, मंगोल का जो आक्रमण होगा दिल्ली सल्तनत पर नहीं है। लेकिन अगर मैं सबसे पहले यहां पर आपसे बात करूं कि ये जो चंगेज खां है,
इस चंगेज खां को भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये आया क्यों, रीजन क्या था? तो ध्यान रखना बेटा, चंगेज खां जो था वो कहां का था, मंगोलिया का था। और मंगोलिया जो है आप लोग जानते हैं कहां पे है, चाइना के ऊपर और रसिया के नीचे एक डेजर्ट कंट्री है मंगोलिया। मंगोल शासक था। लेकिन इसको भारत आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग जानते हैं कि इसके भाई की हत्या करके एक मंगोलिया से ही एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगवर्नी। ठीक है ना? यानी कि जलालुद्दीन मंगवर्नी इसके भाई की हत्या करके भागा किधर, सिंध की तरफ। और सिंध में आकर के इसने मदद मांगी, किससे, इल्तुतमिश से। कहा कि हमारी मदद कीजिए चंगेज खां से। जैसे ये बात पता चली किसको, चंगेज खां को, तो चंगेज खां ने भी फरमान भिजवा दिया इल्तुतमिश के पास और कहा कि अगर गलती से भी मदद की, किसकी, चंगेज खां ने कहा कि अगर जलालुद्दीन मंगवर्नी की आपने मदद की तो सबसे पहले तो हम दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देंगे। उसके बाद जलालुद्दीन मंगवर्नी को तो खुदा भी नहीं बचा सकता। इतिहासकारों ने जब इसके बारे में पढ़ा तो उन्होंने बताया कि इल्तुतमिश ने बहुत सूझबूझ से काम लिया और नहीं मदद की, किसकी, जलालुद्दीन मंगवर्नी की। और जब इसने जलालुद्दीन मंगवर्नी की मदद नहीं की तो जैसा कि वादा किया था किसने, चंगेज खान ने, कि उसको हिंदुस्तान से कोई भी मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हत्या करने किसकी आ रहा है, जलालुद्दीन मंगवर्नी की। तो इल्तुतमिश ने बहुत ही दिमाग से काम लिया और उसने नहीं मदद की, किसकी, जलालुद्दीन मंगवर्नी की। तो ध्यान रखना बेटा, भारत में चंगेज खां का आक्रमण तो हुआ लेकिन दिल्ली सल्तनत को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। और जैसा कि इसने वादा किया था वो आकर के जलालुद्दीन मंगवर्नी की हत्या किया और पुनः वापस चला गया, कहां, मंगोलिया। एक बेटा करंट अफेयर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंगोलिया के राजकीय यात्रा पर गए तो वहां पर मंगोलिया के राष्ट्रपति साइकांक बेलिक के द्वारा इनको एक उपहार में घोड़ा दिया गया। क्योंकि आप जानते हैं कि मंगोलिया में जितनी लोग हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उससे 3 गुना ज्यादा वहां पे क्या है, हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं। यानी कि वहां की पॉपुलेशन से ज्यादा घोड़े हैं। तो वहां के राष्ट्रपति साइकांक बेलिक के द्वारा इनको एक घोड़ा उपहार में दिया गया। और आपसे क्वेश्चन बना दिया करंट अफेयर में कि बताइए साइकांक बेलिक के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो राजकीय यात्रा पर गए, इनको ये उपहार में घोड़ा दिया गया है, इस घोड़े का नाम क्या था? और ध्यान रखना ये मेडवल इंडिया से भी क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया से भी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी है, क्योंकि मोदी जी तो तत्कालीन मतलब तत्काल प्रभाव से अभी जल्दी में गए हैं, है ना? अब बताइए, तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें जब आप महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं तो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम बेटा क्या था, कंथक था। और वही कंथक नाम किसका रखा था, जो मोदी जी को दिया गया, है ना? तो मोदी जी को जो घोड़ा दिया गया वही कहलाया क्या, कंथक, है ना? तो इस तरीके से अपडेटेड हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिल रही है, जो कि करंट अफेयर भी आपके यहाँ पे कवर हो रही है। लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री में बेटा अपडेट क्या होता है, हिस्ट्री कैसे करंट से जोड़ सकते हैं, तो यही हिस्ट्री को जो है ना आजकल क्या कर दिया गया है, करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछने लग रहे हैं, है ना? बात क्लियर है? तो ये चंगेज खां का भारत में आ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। बात आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट।
इल्तुतमिश के द्वारा बेटा शुरुआत किया गया एक नई प्रथा, जिसको कहा गया दल चालीसा। ठीक है ना। दल चालीसा प्रथा की शुरुआत की गई। ठीक है ना। अगर आपसे बात पूछी जाएगी कि बताइए दल चालीसा प्रथा की शुरुआत करने वाला शासक कौन था, तो ध्यान रखना बेटा कौन था, इल्तुतमिश। अब दल चालीसा में होता क्या था, दल चालीसा में इसने किया 40 गुलामों का गठन। यानी कि ये जो 40 गुलाम होंगे ये बेहद वफादार, बेहद विश्वसनीय होंगे और ये काम करेंगे किसके लिए, सुल्तान के लिए। इसी को अगर कभी कभी पेपर में आपसे दल चालीसा ना पूछ के आपसे पूछ लेता है तुर्काने चहलगानी। ठीक है ना। एक ही बात है बेटा, तुर्काने चहलगानी पूछे या दल चालीसा पूछे, आपसे पूछेगा बताइए तुर्काने चहलगानी सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, या आपसे पूछेगा दल चालीसा प्रथा किसके द्वारा शुरुआत की गई है। बहुत बार मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है ना। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अरे तो तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है बेटा, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला सवाल आपसे पेपर में बनेगा कि बताइए इक्ता प्रथा, एक और इसने सिस्टम शुरू किया इक्ता, क्योंकि उस समय सेना को कोई भी नगद वेतन या जो है ना सेना को कुछ भी नहीं दिया जाता था। ठीक है ना। तो इसने चलाया इक्ता। इक्ता क्या होता है, ये भी आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इक्ता प्रथा। ठीक है ना। तो इक्ता होता था बेटा प्रोविंस या प्रांत कहते थे, यानी कि जो भी सैनिक पहले युद्ध में जो जमीन को जीत लेते थे, जिस जगह पर युद्ध होता था उस जगह को, उस प्रांत को जीत लिया जाता था, वो प्रांत इल्तुतमिश ने कहा कि उस सैनिक को दे दिया जाएगा और वहां से जो भी रेवेन्यू आएगा वो प्रांत अधिकारी लेगा। यानी कि आपसे पूछा जाए एकता और आपसे पूछा जाए इक्तेदारी, या आपसे पूछा जाए इक्तेदार। ठीक है ना। अब आप मेरी बात को इतना समझ पा रहे होंगे कि इक्ता क्या है, वो प्रांत है, प्रोविंस है, और उस प्रोविंस हेड को क्या कहा जाएगा, उसको बेटा कहा जाएगा इक्तेदार। ठीक है ना। और इस प्रोविंस से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा उसको कहा जाएगा इक्तेदारी। आपसे पूछा जाए इक्ता, आपसे पूछा जाए इक्तेदार, आपसे पूछा जाए इक्तेदारी, तीनों की शुरुआत करने वाला कौन है, इल्तुतमिश है। बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वो सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का तो ये गुलाम है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के द्वारा 1229 एडी में 1229 में बेटा कंप्लीट करवाया गया कंस्ट्रक्शन किसका, कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है ना। यानी कि इसकी शुरुआत किसने की थी कुतुब मीनार की, सभी लोग जानते हैं कि 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। और इसका कंप्लीट किसने करवाया है, इसको सभी लोग जानते हैं, कंप्लीट करवाने वाला था इल्तुतमिश। ठीक है ना बेटा। और इल्तुतमिश अपने अंतिम समय में
जब ये कालिंजर अभियान पर गया तो कालिंजर अभियान पर ये इसकी पराजय हो रही थी और ये बुरे तरीके से फंस गया। वहां पर इसने अपने सभी पुत्रों को इनवाइट किया और बुलाया, लेकिन इसके वहां पर बेटा सभी पुत्र भी असफल हुए। और तब इसने अपने अंतिम समय में बुलाया अपनी बेटी रजिया। तो जब इसने अपनी बेटी रजिया को बुलाया तो इसको कालिंजर अभियान से सफलतापूर्वक वहां से निकाल करके लेकर के आई और वहीं पर इल्तुतमिश के द्वारा अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित किया गया, ना कि अपने पुत्रों। ठीक है ना बेटा। तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु होगी वो होगी 1236 एडी। ठीक है ना, इसकी मृत्यु होगी 1236 में। और ध्यान रखना अगला उत्तराधिकारी, अगला रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान हो जाएगी, जिसका ड्यूरेशन रहेगा 1236 से लेकर के 1240 तक, यानी कि 1240 तक। रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसका एक महिला होना ही, इतिहासकारों ने पढ़ा कि अगर ये एक पुरुष होती तो इसका महान शासकों के नाम में इसका भी नाम जोड़ा जाता, लेकिन इसका दुर्भाग्य था कि ये एक महिला थी। इस वजह से दिल्ली सल्तनत में इसके भाइयों को और अमीर वर्ग के लोगों को इसकी राजनीति रास नहीं आई, क्योंकि उस समय महिलाओं को हिजाबों में रहना पड़ता था, पर्दा प्रथा में रहना पड़ता था। लेकिन पर्दा प्रथा का विरोध किया रजिया ने, क्योंकि रजिया अपने बोल्डनेस के वजह से जानी जाती थी। ठीक है ना। दो ठीक है ना बेटा। तो रजिया सुल्तान से आपके पेपर में 2 ही 3 क्वेश्चन बनते हैं कि रजिया सुल्तान ने अपने 2 विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया। देख लेते हैं फटाफट से। एक तो बेटा था अल्तोनिया और दूसरा था बेटा अल्तोनिया को इसने राज्यपाल बनाया, गवर्नर बनाया, कहां का? पंजाब के भटिंडा का। है ना बेटा, अल्तोनिया को बनाया पंजाब के भटिंडा का। और ध्यान रखना एतगीन, एतगीन को बनाया इसने राज्यपाल कहां का? बदायूं का। ठीक है ना। बदायूं आप लोग जानते हैं यूपी में है और भटिंडा बेटा कहां पे है? पंजाब में। लेकिन रजिया का प्रेम प्रसंग चला किससे? सभी लोग जानते हैं, याकूत खां से। और याकूत खां जो था उसका काम हुआ करता था शासक को, जब इल्तुतमिश घोड़े पर बैठता था तो उस घोड़े का रखरखाव करना, चारा खिलाना, पानी पिलाना और उसको अपने घोड़े पर इल्तुतमिश के पैरों को लेकर के उस पर बिठाना, ये सब काम हुआ करता था किसका? याकूत खां को। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब प्रेम करेगा तो पावर भी बड़ी मिलेगी ना, तो इसको बना दिया गया शाही अश्वशाला का मंत्री, जिसको कहा गया अमीर ए आखूर। इसको बेटा क्या कहा गया? अमीर ए आखूर कहा गया। ठीक है ना। अमीर ए आखूर का मतलब है कि ये शाही अश्वशाला का मंत्री बन गया। लेकिन ये बात बिल्कुल रास नहीं आई किसको? पंजाब के इक्तेदार भटिंडा के अल्तोनिया को, क्योंकि अल्तोनिया भी प्रेम करता था इससे, लेकिन ये एक तरफा था, ये दो तरफा, यानी कि रजिया सुल्तान भी करती थी इससे, याकूत खां भी करता था। तभी इसने अल्तोनिया ने पंजाब के भटिंडा का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। और ध्यान रखना रिवोल्ट हो गया बेटा, रिवोल्ट ऑफ अल्तोनिया। तो 1240 में हो जाएगा रिवोल्ट ऑफ अल्तोनिया। ठीक है ना। अब यहां पर बेटा रजिया सुल्तान और याकूत खां दोनों जाएंगे, लेकिन अल्तोनिया के द्वारा याकूत खां की हत्या कर दी जाएगी। और ध्यान रखना रजिया वॉज अरेस्टेड, रजिया को यहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब रजिया गिरफ्तार होगी तो वहां से इसके पास अल्तोनिया ने 2 विकल्प रखे कि आप या तो दिल्ली सल्तनत को सौंप दीजिए या फिर हमसे विवाह कर लीजिए।
लेकिन रजिया सुल्तान बेहद चालाक थी, वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी दिल्ली सल्तनत को। वो जानती थी याकूत खां तो मारा ही जा चुका है, तो उसने विवाह करना उचित समझा। किससे? अल्तोनिया से। तो अल्तोनिया गॉट मैरिड रजिया, तो रजिया से विवाह हुआ। और इधर बहराम शाह ने क्या किया? दिल्ली सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। और बहराम शाह ने, ध्यान रखना बेटा, दिल्ली सल्तनत में अपने आप को शासक घोषित किया। लेकिन रजिया सुल्तान और अल्तोनिया का टारगेट ही था गद्दी प्राप्त करना, क्योंकि गद्दी, दिल्ली की जनता का साथ मिला था रजिया को। क्योंकि रजिया जो थी वो अपने जब शासन करने जाती थी तो वो कोट पैंट और सर पर कैप लगा करके जाया करती थी। लेकिन बहराम शाह और जो दल चालीसा के लोग थे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। तो अल्तोनिया और रजिया सुल्तान बेटा जब आ रहे थे रास्ते में, कहां पे? कैथल में, ठीक है ना। तो कैथल में बहराम शाह के द्वारा दल चालीसा के लोगों को भेजा गया और उसने कहा कि किसी भी कीमत पर ये वापस ना आए। इसीलिए कैथल जो है बेटा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है कैथल, यहीं पर दल चालीसा के 40 गुलामों जो समूह था उसके द्वारा इनकी मृत्यु यानी कि हत्या कर दी गई। और यहीं से कहावत बनी है कि रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया गुंडों में ऐसे ही नहीं फंसी थी, इसका मतलब ये था कि जो वो गुंडे थे बेटा, वो दल चालीसा के 40 लोग थे जिन्होंने इस शिविर को चारों तरफ से घेर लिया। अर्धरात्रि को 12 बजे की बात है ये, जब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया मारे गए। तो ध्यान रखना बेटा, इनका टॉम्ब या मकबरा भी कहां पे है? कैथल में, ठीक है ना बेटा। तो अब आगे की कहानी में जब भी हम मिलेंगे तो आपसे मुलाकात करूंगा और आगे के शासकों के बारे में पढ़ूंगा। बैराम शाह और उससे आगे के शासक लास्ट होगा जिसमें कैमोर्श, ठीक है ना, और कैकुवाद। तो थैंक यू सो मच, आपसे विदा लेता हूं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। आप अपने माता पिता का सम्मान करें। आप अपने अंदर ऐसा व्यक्तित्व डेवलप करें कि आपके साथ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और आपका समाज में सम्मान हो। गुड नाइट। थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन अटेंड किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।